पेट्रोल बढ़ रहा है और अशिया फ़रोश की कीमतें भी आसमान पर जा रही हैं और डॉलर जो है वो भी ऊंची ऊंची उड़ान भरी जा रहा है। ऐसे में क्या ये अच्छा हो कि आप डॉलर्स में कमाना शुरू कर दें और रुपयों में खर्च कर रहे हो? ड्रीम है ना ये। इसके लिए बेहतरीन तरीका ये कि आप ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आ जाएं, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहे कि ऑनलाइन बिजनेस करें तो क्या करें और कैसे करें। एग्जैक्टली और जब ऑनलाइन बिजनेस की बात होती है तो ड्रॉप शिपिंग की इस्तेलाह हमने कई बार सुनी हुई है, लेकिन सवाल ये है कि ये क्या है, हम किस तरह से इसके जरिए घर बैठे मेहनत करके डॉलर्स कमा सकते हैं। इसमें भी मेहनत करनी है भाई। इसी पर बात करने के लिए ऑनलाइन बिजनेस एक्सपर्ट उस्मान अख्तर साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस्मान, सबसे पहला तो सवाल यही है कि ये किस तरह से किया जा सकता है, लाइक घर बैठ के आप किस तरह से कमा सकते हैं? एक आम आदमी सोचेगा कि इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? जी, फर्स्ट स्टेप फ़िलहाल तो ये है कि अगर हमें थोड़ा सा इसकी बेसिक्स पता चल जाए कि हम ये बिज़नेस किस तरीके से कर सकते हैं तो बहुत आसान है। जब आपने ड्रॉप शिपिंग की बात की तो ड्रॉप शिपिंग में ये है कि इसका जो मेन जो कीवर्ड है वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि हम इन्वेंट्री होल्ड नहीं कर रहे। इन्वेंट्री होल्ड का मतलब हम स्टॉक ख़रीद के नहीं रख रहे, हम उस स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं। लाइक हमें ऑर्डर आता है, देन हम वो स्टॉक जो है वो ख़रीदते हैं अपने सप्लायर से और देन भिजवाते हैं। लाइक हम एडवांस में ख़रीद कर नहीं रखते, बल्किंग नहीं कर रहे, बल्क मतलब हम ख़रीद नहीं रहे। तो इस वजह से ये जो है इसमें एक चार्मिंग इफेक्ट है कि इसमें हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हमने स्टॉक ख़रीद के नहीं रखना, हमने तब ख़रीदना जब हमें ऑर्डर आएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत। जी बिल्कुल। अब इसके साथ इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ये काम किया जा सकता है। इसके अंदर ये पाकिस्तान की भी बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पर जब इस ड्रॉप शिपिंग को किया जाता है तो वहाँ पर आप अर्निंग डॉलर्स में करें। जैसे आपने पहले बात की कि जब हम डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हैं तो पाकिस्तान में ऑब्वियसली अब 204 रुपये का हो गया डॉलर, तो बड़ा एक अच्छा आगे बढ़ गया सर। हाँ जी। नहीं यार, उनके लिए तो बड़ा अच्छा है जो कमा रहे हैं, लेकिन जो बेचारे नहीं कमा रहे उनके लिए मुश्किल है। और हम यही चाहते हैं कि जो नहीं कमा रहे उनके लिए आसानी हो। Exactly. अच्छा, ये तो फर्स्ट स्टेप आपने बता दिया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मेरी नज़र में या मेरी रहनुमाई और जो बहुत सारे लोग जिनको ड्रॉप शिपिंग का भी इतना नहीं पता, प्लीज़ ज़रा सादा अल्फाजों में अगर हम ये जान पाएँ ताकि हमारे सुनने वालों के लिए आसानी हो मज़ीद। जी, उसके अंदर मैं ये बता रहा था कि हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग अमेज़ॉन के ऊपर ये ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस मेरी कंपनी और मैं जो है इसको प्रमोट कर रहे हैं। उसमें ये है कि आप अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, पहले प्रोडक्ट को सर्च करते हैं कि ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर महंगी बिक रही है, आपके इस सप्लायर के पास ये प्रोडक्ट सस्ती है, तो आप क्या कहते हैं प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पर लिस्ट कर देते हैं। ऑर्डर आता है तो आप अपने सप्लायर से वो ऑर्डर अपने कस्टमर अमेज़ॉन के कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। इसे हम आर्बिट्राज भी कहते हैं, इसे हम ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि हम उस पर अमेज़ॉन का अकाउंट कैसे बनाएं। वो पाकिस्तान से बन जाता है, वो बहुत आसान है। तो आप बनाकर, बहुत सारे लाखों लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई न्यू है, लेकिन जो आम बंदा है उसके लिए बहुत ही अच्छा एक बिज़नेस मॉडल है जिसको वो अगर अडॉप्ट कर ले तो वो घर बैठे ही जो है वो लाइक $1000 $2000। अच्छा, इसके लिए रिसर्च का होना बड़ा ज़रूरी है। आपको रिसर्च ये सबसे पहले करनी पड़ती है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको ल्यूक्रेटिव अमाउंट दे सकता है, सप्लायर के पास कौन सा सस्ता पड़ा है, ज़रा ये भी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है कि हम लोगों ने जो प्रोडक्ट पहले तो प्रोडक्ट फर्स्ट करें जी, ये प्रोडक्ट है जी, ठीक है जी, ये प्रोडक्ट है। और अब इसे ज़रा आप मुझे बताएं कि ये आपके पास आया है, सप्लायर ने आपको कहा कि जी मुझे ये चाहिए, तो अब इस पे हम रिसर्च कैसे शुरू करेंगे, कैसे पता करेंगे क्या प्राइस है इसकी और क्या हम बेचने जा रहे हैं, ज़रा ये मुझे बताएं। जी, अब इसमें पहले ये है कि हमने जिस मार्केट प्लेस के ऊपर इसको सेल करना है, मार्केट प्लेस वहाँ ई मार्केट प्लेसेस होती हैं। ई मार्केट प्लेस का मतलब ये जहाँ पर सेलर्स अपनी प्रोडक्ट लगाते हैं और बायर वो प्रोडक्ट ख़रीदता है। ऑनलाइन बाज़ार एग्जैक्टली। अब वो बहुत सारे हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा है वो अमेज़ॉन है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो बिलियंस में सेल हैं और बहुत अच्छा है। ठीक है, वो गूगल पे आप लिखेंगे तो आपको सारे स्टैटिस्टिक मिल जाएंगे। अब इस प्रोडक्ट की आपने बात की, तो हम क्या करेंगे कि हम लोग अमेज़ॉन पे पहले रिसर्च करेंगे। हम पहले प्रोडक्ट चूज़ नहीं करेंगे, ओके। हम पहले अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट की लिस्ट निकालेंगे कि हमारे पास अगर ये, हम लोगों ने 100 आइटम्स देखी हैं, अगर ये 100 आइटम हम सेल करते हैं तो देन अब उन 100 आइटम को अपने सप्लायर्स के पास चेक करेंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि हम इस बात को यही करें। हमने इस वक्त क्या किया जी कि पहले 100 आइटम्स हमने देखे और उनको रिसर्च करके निकाले कि क्या मार्केट प्लेस में इसकी वैल्यू है। हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो माल उठा लिया हमने, अब माल बेचे कैसे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिए।
ऑनलाइन बिजनेस जो है वो कैसे किया जाता है। और कहा तो ये जाता है कि जी घर बैठे कमाइए, बड़ी अच्छी चीज़ तरह है, घर बैठे मेहनत करनी पड़ती है आपको, तब आप कमाते हैं। और आज हम जो है वो ड्रॉप शिपिंग में बात कर रहे हैं। उस्मान अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान भाई, वी लेफ्ट एट के जी आपने रिसर्च कर ली, ठीक है, वेबसाइट पे कि जी कौन कौन से इस वक्त वो प्रोडक्ट्स हैं कि जो सेल हो रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब उसको किस तरीके से सेल किया जाए, आइटम्स कौन कौन से होते हैं, और वो जो आइटम्स हैं व्हाई वुड एनीबडी बाय इट ऑनलाइन? जी, ऐसा है कि ऑनलाइन बाय करने की वजह यह है कि कोविड के बाद अब ऑनलाइन बाइंग का रुझान बढ़ गया है। अब ई कॉमर्स जो बिज़नेस की जो पूरी इंडस्ट्री है अप्रॉक्सीमेटली 1 ट्रिलियन क्रॉस कर लेगी 2025 के करीब, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब ये समझने वाली बात है कि हम लोग जब मार्केट प्लेसेस पे बेचते हैं, लाइक ई मार्केट, जैसे आपने ऑनलाइन बाज़ार का नाम लिया था, तो हम अमेज़ॉन पर जब सेल करते हैं तो अमेज़ॉन पर ट्रैफिक आ रही है, ठीक है, वो ट्रैफिक वो प्रोडक्ट को ख़रीद रही है, ठीक है। हम लोग अपनी प्रोडक्ट अपने आप को लिस्ट कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल $10 की अवेलेबल है, तो कस्टमर आता है और हमसे वो प्रोडक्ट $10 की ख़रीद लेता है, क्योंकि कस्टमर वहाँ पर रेगुलर बेसिस पर उस प्रोडक्ट को हिट कर रहा है या क्लिक कर रहा है, या वहाँ पर उस प्रोडक्ट पर ट्रैफिक आ रही है। अब वो प्रोडक्ट होती कौन सी, आम नाज़रीन के लिए थोड़ा सा बताता चलूँ। प्रोडक्ट जो है वो रोज़मर्रा की अशिया भी हो सकती हैं, लाइक फर्नीचर हो सकता है आपका, टिशू पेपर हो सकता है आपका, ठीक है, आपके बर्तन हो सकते हैं, बहुत सारी आइटम जो रूटीन में बिक रही है, और इस तरह की आइटम्स हम सेल करते हैं। लेकिन दोबारा रिपीट कर दूं कि जो आप, ये नहीं होता कि आप कोई भी प्रोडक्ट, जैसे यहाँ से हम कोई प्रोडक्ट वहाँ बेचने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होगा। हम पहले उस वेबसाइट पर लाइक अमेज़ॉन को एनालाइज़ करेंगे, ईबे को एनालाइज़ करेंगे, एटसी को, ये सारी मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पर हम पाकिस्तानी यहाँ पर बैठे हुए बेच सकते हैं। हम उस वेबसाइट को एनालाइज़ करेंगे कि उस पर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स या किस प्रोडक्ट के ट्रेंड्स बेहतर हैं, हम उसको हम सेल करते हैं। अगेन रिसर्च बेस्ड। जी, रिसर्च है इसमें, मतलब आपको प्रोडक्ट हंटिंग करनी पड़ती है, प्रोडक्ट को रिसर्च करना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है जैसे फैसल ने भी कहा कि भाई मेहनत बहुत ज़रूरी है। अब जो लोग सामने बैठे ये सोच रहे हैं कि जी हमने ये काम शुरू करना है, लेकिन फिर वही बात है कि उन्हें चीज़ें समझने की ज़रूरत है, तो इसके लिए क्या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी कंपनी की तरफ से जो है फ्री ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, ठीक है, कोर्स अवेलेबल है जिसे हम बेल सीरीज़ कहते हैं। Berkeley.com/bell पर जाएँ, उसको साइन अप करें, उसमें कुछ वीडियोज़ हैं, कोर्सेज़ हैं, फ्री है। मतलब हमारा मानना ये है कि लर्निंग शुड बी फ्री, और आप वहाँ पर उसको लर्न करें। उसके बाद हमारा फेसबुक ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लें। अगर आपको उसमें कोई क्यूरी आती है, कोई मसला आता है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ पर उसको पोस्ट करें, तो वहाँ पर एक्सपर्ट्स आपको जवाब दे देंगे। पूरी कम्युनिटी में जब आप आ जाते हैं तो कम्युनिटी में आप देख रहे होंगे कि ये फेल हो रहा है, ये कामयाब हो रहा है, इसको ये मसला है, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या चीज़ आपने पिक करनी है, कौन सी ड्रॉप करनी है। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे बताएं रेवेन्यू जनरेट के हवाले से अगर हम बात करें तो कितनी देर में आप कमाना शुरू कर देते हैं? देखिए, ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग तो, मेरी बात को तो पूरे पाकिस्तान में हम लोग ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, सेमिनार्स भी होते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो बहुत सारे लोग देखें जो दिनों में लाइक इन अ फ्यू डेज़ वो स्टार्ट कर चुके हैं, और कुछ लोग हैं जिनको 6 माह लग जाते हैं। लेकिन ये एक हंगर पे डिपेंड करता है कि आप में कितनी हंगर है, आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं, तो आप करेंगे। अदरवाइज़ देखें, आजकल के दौर में ऑनलाइन बिज़नेस करना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है, टाइम देने की ज़रूरत है। उसको आप एक जैसे कहते हैं फिजिकल बिजनेस के तौर पे समझें, एक सीरियस बिजनेस के तौर पे अगर आप इस बिजनेस को लेते हैं तो फिर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं। अगर आप इसको समझते हैं कि बस ये ऐसे ही है, ऑनलाइन ही है, खैर ऐसे बैठ के बस, तो वो सीरियसनेस आपको हर जगह चाहिए होती है। तो सीरियसली आपको रोज़ाना की बुनियाद पे कितना टाइम इस पे देना चाहिए? जी, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब्स के साथ करें, लाइक शाम में 3-4 घंटे इस पे स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ये कि फ़िलहाल तो इसको लर्निंग पे टाइम आपको स्पेंड करना है। जैसे मैंने बताया, कोर्स पे जाएँ, जाकर उस कोर्स को साइन अप कर लें, और वहाँ पर आप जो इस वीडियोस को देख लें, ठीक है। जैसे एक आप यूट्यूब पे वीडियोस या वैसी जगह देख लें, तो वैसे वीडियोस को देखें। अच्छा, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के हमारे जहन होता है ना कि जी हमने बेच दिया, अभी पेमेंट मिले ना मिले, कोई ट्रांजैक्शनल फ्रॉड, एनीथिंग लाइक दैट? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अमेज़ॉन जो है, अमेज़ॉन या ईबे जो मार्केट प्लेसेस का मैं नाम कर रहा हूँ, ये हमें एक प्लेटफॉर्म फराम करता है, उसमें हमारी सेफ्टी भी है, कस्टमर की भी है। लाइक अगर हमें अमेज़ॉन हमें पेमेंट देगा ही देगा, ठीक है, और अगर कस्टमर के साथ हमने कुछ किया या उसको नहीं भेजा तो वो कस्टमर को पैसे देगा, तो वो एक रेगुलेटर के तौर पर अवेलेबल होता है, और उस पर पूरी दुनिया में काम, जब आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो ये हमारे जहन से ये क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, और एक आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ड्रॉप शिपिंग जो ऑनलाइन बिजनेस का तरीका है वो दीगर बिजनेस के तरीक़ों से मुख्तलिफ कितना है, या कितना सेफ़ है, या कितना रिस्की है? जी, इसके अंदर ये है जो दूसरे बिजनेस मॉडल से इसलिए डिफरेंट है कि इसके अंदर हम स्टॉक नहीं ख़रीद रहे।
जब हम स्टॉक नहीं खरीदे तो हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो रिड्यूस हो गई है। अब हमें कैपिटल अपने जो अमाउंट है वो स्टॉक पे इन्वेस्ट नहीं करना, हमने इन्वेस्ट करना है अपनी स्किल के ऊपर। हम स्किल पे इन्वेस्ट करें, अपनी स्किल एक दफ़ा सीख लें, समझ लें, देन हम लोग प्रोडक्ट को रिसर्च करें, ऑर्डर आएगा तो ख़रीदना, अदरवाइज़ नहीं ख़रीदना। That's risk free life. जी यस बस। बहुत शुक्रिया उस्मान अख्तर साहब, आप मौजूद थे हमारे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, आप ड्रॉप शिपिंग करें या कोई और तरीका अपनाएं, मेहनत करें, दूसरों से हसद ना करें। मेहनत करेंगे तो फिर आपके पास पैसे आएंगे। चाहे आप घर बैठ के करें, लेकिन मेहनत करें। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि बड़ी ईद करीब है और बड़ी ईद पर एक बड़ा खतरा भी है। सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जानवर तेजी से बीमार होने लगे हैं। लंपी स्किन से जनूबी इलाके ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। सैकड़ों जानवर मर गए हैं। हर गुजरते दिन के साथ तादाद बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। जानवरों की सिंध से पंजाब मुंतकली के लिए वैक्सीन लाजमी करार दी गई है। इस पर बात करने के लिए हमें हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले फैसल, हमें डीजी लाइव स्टॉक पंजाब डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब ज्वाइन कर चुके हैं और हम कोशिश करेंगे कि दीगर 2 सूबों के भी जो डीजीज़ हैं उनको भी हम जो है वो लाइन पे लें। सबसे पहले अब्दुल रहमान साहब, डॉक्टर साहब, आप थैंक यू सो मच, आप इस बड़े अहम मामले पे बात कर रहे हैं। लेट्स गो टू द रूट कॉज। ये 2-3 महीने पहले ये चीज़ आई थी कराची के सुपर हाईवे पे, ये सारे जानवर आए थे और बड़ा ही एक वावेला मच गया था। फिर ये चीज़ बैठ गई। अब बकरीद तो करीब क्या बिल्कुल आ गई है, अभी भी इस तरीके की शिकायत आ रही है। सर क्या रूट कॉज है इसका, ज़रा ये तो बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मैं समा टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे एक अहम मौजू पे बात करने का मौका फराहम किया गया है। इनफैक्ट हमें कबल अज़ वक्त मालूम हो गया था कि सिंध में लंपी स्किन डिज़ीज़, ये जो बीमारी ये आ चुकी है, तो हमने पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर ली हुई थी पंजाब के अंदर। पंजाब में हमने मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच रखी है। पहली दफ़ा हमारे पास जो कन्फर्म केस पंजाब में नज़र आया है वो 13 मार्च 2022 को हमारे पास केस रिपोर्ट हुआ है। तो हमने पहले ही अपना एक कंटीजेंसी प्लान, जिसको आप हंगामी मंसूबा भी कह सकते हैं, वो तैयार कर लिया था। उसके हवाले से हमने डिफरेंट टीयर की ज़िम्मेदारियाँ अदा कर ली थी। एक हमने अपना LSD कोर टीम बनाई थी कंट्रोल करने के हवाले से, जिसमें महकमा के सीनियर ऑफिसर्स शामिल हैं, और हमने एक एमरजेंसी सेल भी कायम किया जो 24/7 काम कर रहा है। हमने जो अहम इसमें काम किए हैं, उसमें सबसे बुनियादी बात जिस पे वो हमने फोकस किया है वो ये था कि हमने डिज़ीज़ रिपोर्टिंग को इनकरेज करना है। अमूमी तौर पे जब लोग डिज़ीज़ को हाइड करते हैं तो उस डिज़ीज़ को कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल होता है। तो हमने डिज़ीज़ रिपोर्टिंग के हवाले से टोल फ्री नंबर लोगों को बताया कि 080009211 पे आप कॉल करके अगर आपका जानवर बीमार है या आपके हमसाये में किसी का जानवर बीमार है तो आप इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने सिस्टम बेस्ड ऐप बेस्ड एक ADRS इन्फो एक ऐप हमने लॉन्च की है, जिसके ऊपर फार्मर जो है हमें इमीडिएटली आगाह कर लेता है। तो चूंकि ये डिजीज़ हमें इमीडिएटली रिपोर्ट होती है तो हम उसको कंट्रोल भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं जी। सही। अगर मैं अर्ज़ करता चलूँ कि पंजाब एक खुशकिस्मत सूबा है जिसके पास अपना वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक वैक्सीन प्रोडक्शन सेंटर है, जहाँ पे हमने इमीडिएटली शिफ्ट किया इस नई डिजीज़ के बारे में। वैक्सीन हमने तैयारी शुरू कर दी, इस पर रिसर्च करना शुरू कर दी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हैं कि हम ना सिर्फ सूबा भर के अंदर, सूबा पंजाब के अंदर अपनी वैक्सीन की रिक्वायरमेंट को सेल्फ रिलायंस की बुनियाद पर पूरा कर रहे हैं, बल्कि दीगर सूबा जात को भी हम वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बड़ी अच्छी बात आपने की, स्पेशली वैक्सीन के हवाले से। मुझे ये बताएं कि आप की तो रिसर्च माशाल्लाह बड़ी अच्छी होगी इस हवाले से, तो देखने वाले ये यकीनन जानना चाहते होंगे कि क्या वजह है इस बीमारी की, आपकी रिसर्च क्या बताती है, कहाँ से आई ये वबा, किस तरह जानवरों को लग गई, किस तरह मुंतकिल हो गई? जी 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 बिल्कुल दुरुस्त है जी। ये जो बीमारी है ये एक वायरस से, जो पॉक्स चीचक का एक वायरस है जी। इसमें 3 किस्म की वैरायटीज़ होती हैं। एक गोट पॉक्स है, दूसरा शीप पॉक्स है, और तीसरा ये LSD है। खुशकिस्मती से
गोट पॉक्स और शीप पॉक्स हम ऑलरेडी बना रहे थे, और इस वायरस की जो वैक्सीन है वो LSD के अगेंस्ट भी आपको मोर देन 80% प्रोटेक्शन देती है। तो हमने उसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दी। चूँकि डोजेज शुरू में बहुत ज़्यादा बनती थी, 10 ml हमें वैक्सीन लगानी पड़ती थी बड़े जानवर को, तो वो ज़रा फिजिबल नहीं था। तो हमने अगेन रिसर्च की और उस वैक्सीन की जो क्वांटिटी है उसको, इनोकुलेशन की जो डोज है उसको रिड्यूस किया 2 ml तक। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम कैप्रीवैक के नाम से अपने इंस्टीट्यूट के अंदर वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। सही। दीगर जो रिसर्च है वो मैं आपको बताता चलूँ। आपका सवाल था कि ये वायरस कहाँ से आया है। हमने इस वायरस के ऊपर रिसर्च की है, और इसका जिस वक्त हमने जुनियाती इसका एनालिसिस किया है तो हमने ये फाइंड आउट किया है कि ये वायरस इंडिया से ट्रैवल किया है। तो इससे ये आगे ही मिलती है कि ये वायरस इंडिया से गालिबन सिंध में आया है और सिंध से फिर पंजाब के अंदर ट्रैवल किया है जी। ठीक है। हाँ, ये आपने ये चीज़ बड़ी जो है बड़ी आपने अहम चीज़ बताई है। मैं खैबर पख्तूनख्वा का अब रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर आलमज़ेब जो कि DG लाइफ स्टॉक हैं वहाँ, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए भी। खैबर पख्तूनख्वा से सर क्या सिचुएशन सामने आ रही, ज़रा ये तो बताएं। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर आलमज़ेब साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? डॉक्टर आलमज़ेब साहब से हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जो सिचुएशन है वो भी बड़ी सामने आ रही है, और जहाँ पे ये तमाम तर बखेड़ा हुआ था जी सिंध में, तो नज़ीर हुसैन साहब DG लाइफ स्टॉक सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी मुझे बताइएगा कि इस वक्त बड़ी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, ईद कुरमा बिल्कुल सर पे है, और ऐसे में लंपी डिजीज़ क्या दोबारा सर उठा रही है सिंध में, ये आप बताइए। बहुत मेहरबानी, आपने मौक़िफ़ के लिए बुलाया। सबसे पहली बात, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक टीवी ने बहुत अहम इशू को सिंध के अंदर कोई सर नहीं उठा रही दोबारा, और हम ऑलमोस्ट सबसाइड कर चुके हैं। जो इंसिडेंस रेट था पहले सिंध के अंदर, जो शुरुआत में जब डिसीज आई थी, वो था 4000 डेली के बेसिस पे, जो नंबर ऑफ इन्फेक्शन था डेली या नंबर ऑफ इंसिडेंस। अब वो रिड्यूस होकर 100 के अंदर आ गया है, और वो भी वो फार फ्लंग एरियाज जहाँ पे दूर अफ्तादा ऐसे जो डिज़र्ट में हैं या फिर दरिया के किनारे पे जो लोग रहते हैं, जो ज़ाहिरी तौर पे ये ईद उल अज़हा की मार्केटिंग के लिए जानवर तैयार नहीं करते, तो वहाँ पे भी अब अगर 4000 से आप देखें तो 125-120 पे ये आ गया है। और इंशाल्लाह ईद उल अज़हा से पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जून 30 को, तो जून 30 तक ये ऑलमोस्ट 0 तक हम इसको ले आएंगे। सिंध गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटेजी थी, हमने सबसे पहले इसको हाईलाइट किया, इस इशू को हमने सैंपल कलेक्ट किए, फेडरल गवर्नमेंट को भेजे, और सबसे ज़्यादा काम भी सिंध गवर्नमेंट ने किया, और वो यहाँ पे हुआ। हमारी स्ट्रेटेजी ये थी कि हमारे पास 9 मिलियन यानी 90 लाख कैटल है। 9 मिलियन में से जब इन्फेक्शन आया है, तो उसको इन्फेक्शन को डिक्लेयर करने में तकरीबन महीने लग गए। फेडरल गवर्नमेंट ने उनको वेरीफाई करना था और डिक्लेयर करना था। ये कहना कबल इस वक्त है कि डिजीज अल्टीमेटली इंडिया से आई है, लेकिन पहले पंजाब में आई या पहले सिंध में आई, इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए, और तहकीक हो रही है। ठीक है, ये तहकीक के कहना बिल्कुल गैर वाजिब होगा। चलिए, ये तो आपने एक अच्छी चीज़ बताई देखने वालों को भी नज़ीर साहब कि सिंध में इस वक्त ये चीज़ नहीं है। हम यहाँ पे ये भी बताएं कि ये क्योंकि इतना बड़ा इशू है, तो इसलिए आज हमने पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों से हमने कोशिश की, 3 सूबे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बलूचिस्तान से भी हमने कोशिश की कि वहाँ से भी लाइफ स्टॉक के DG आ सके, लेकिन पंजाब वहाँ की सिचुएशन हमने आपको बताई, सिंध की सिचुएशन हमने आपको बताई। अब ज़रा खैबर पख्तूनख्वा चलते हैं जहाँ से खबरें ऐसी आ रही हैं। डॉक्टर आलमज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं, खैबर पख्तूनख्वा से कोई केस रिपोर्ट हो रहा है, सिचुएशन क्या ख़राब है वहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो समा TV का बहुत मशकूर हूँ कि पर उन्होंने हमें टाइम दिया ताकि हम अपने ज़िम्मेदार भाइयों को, अपने लोगों को इस वबा से बाखबर रखें। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक 2649
केस रिपोर्ट हो चुके हैं और तकरीबन हमारे 20 ज़िले मुतासर हो चुके हैं। सबसे पहले केस जो हमारे रिपोर्ट हुआ तो वो कोटजाई इलाका है, तहसील पहाड़पुर डिया खान, जो कि बिल्कुल मेवाड़ी के करीब है। उधर चार जानवर इफेक्ट हुए थे और उसका हमने इलाज किया, तकरीबन 10 दिन में उसकी रिकवरी हो गई। सही। बाकी सारे तकरीबन 20 ज़िले में अभी तक जो है 2449 केस रिपोर्ट हो चुके हैं और हमने वैक्सीन शुरू की है। इंशाअल्लाह ताला 2-3 महीने में हम सारा जो इतना भी हमारा है कैटल पॉपुलेशन, तकरीबन हमारे पास 90 लाख एनिमल है, 9 मिलियन, जिसको हम इंशाअल्लाह वैक्सीन कराएंगे। ऑलरेडी हम ख़रीद चुके हैं और डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुकी है और लोगों ने काम शुरू किया है। तो इंशाअल्लाह ताला यकीन है कि इंशाअल्लाह 2-3 महीने में हम इंशाअल्लाह उस पर काबू पा लेंगे। बाकी 200 में तकरीबन 1-2 केस बहुत मामूली सा केस रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन हम उसमें नहीं करना चाहते, सिर्फ हमारा टारगेट कैटल है। ठीक है डॉक्टर आलम साहब, मैं चाहूँगी कि मैं आपसे भी सवाल करूँ जो कि मैंने डॉक्टर साहब से भी किया था, डॉक्टर अब्दुल रहमान से। ये आपकी तहकीक के मुताबिक ये डिज़ीज़ कहाँ से आई, किस तरह लगी, जानवरों को मुंतकिल कैसे हुई, आपकी रिसर्च क्या कहती है? ये डिज़ीज़ पहले पाकिस्तान में नहीं थी, ये पंजाब में रिपोर्ट हुई थी 2021 में। एक केस मेरे ख्याल में रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद ये सन चला गया, तो सन से रिपोर्ट उन्होंने फरवरी और मार्च में किया। फिर मार्च में हमारे जो फील्डर गवर्नमेंट है उन्होंने इस पर एक टास्क फोर्स बनाया और उसमें सारे DG 60 साहिबान और 64 नेशनल फूड सिक्योरिटी उसका चेयरमैन था। इस तरह हमने सारा जितना भी है सूबों में टास्क फोर्स बनाई, इंफॉर्मेशन सेल बनाई और डिस्ट्रिक्ट पर हमने टीमें बनाई। बल्कि हमने 26 डिस्ट्रिक्टों का जो बलूचिस्तान और पंजाब के साथ हमारा जो बॉर्डर है, तकरीबन उसमें हमने 26 चेक पोस्ट बना चुके हैं और इधर जो बीमार जानवर है उसको हम अंदर नहीं आने देते और उधर सारा जो है हम स्प्रे भी करते हैं। बल्कि स्प्रे तो आजकल हमने हर एक कैटल मार्केट में शुरू किए हैं और हर जगह पर हम स्प्रे कर रहे हैं। बाकी इसका जो है ये मस्कीटो और फ्लाइज मक्खी की वजह से इसकी है ट्रांसमिशन डिजीज़ की, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि सारा हम वो कर नहीं सकते। इसमें वन हेल्थ अप्रोच का होना ज़रूरी है। इसमें हेल्थ भी अगर हमारे साथ हो जाए ताकि हम वो भी घरों में, इलाकों में, गलियों में कराएँ, तो इंशाअल्लाह ताला हम तो अभी कर रहे हैं और काबू पा लेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये आपने बात ज़रूर बताई, अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त KPK में। मैं ज़रा अब सिंध की तरफ एक बार फिर रुख करता हूँ और नज़ीर साहब, यकीनन सिंध की हद तक तो ये चीज़ जो है इसको आपने कर्ब किया है, ये इट्स कमेंडेबल। लेकिन मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है सिंध में मवेशी बकरीद के लिए ये ज़्यादातर पंजाब की साइड का, साहिवाल की साइड का, प्लस सिब्बी से, बलूचिस्तान की साइड से यहाँ से आ रहा होता है। तो जिस तरह अभी डॉक्टर आलम साहब बता रहे थे कि चेक पॉइंट्स उन्होंने कायम किए हैं, आपने चेक पॉइंट्स कायम किए हैं इस तरह के जो जरासीम को स्प्रे होते हैं उसकी कोई इंस्टॉलेशन वगैरह की है? जी बिल्कुल, बहुत मेहरबानी। सबसे पहले तो हमने चेक पॉइंट किए प्रोविंशियल बॉर्डर्स के ऊपर। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि घोटकी और जो हमारा पंजाब के साथ रहीम यार खान के साथ जो बॉर्डर है, वहाँ पे हमने ओबाड़ो में और घोटकी के अंदर 2 चेक पॉइंट वहाँ पे इस्टेब्लिश है। जो भी ट्रालर या जो भी माल बरदार ये आ रहा है व्हीकल, उससे जानवर उतार के या वहाँ पे ही इंस्पेक्शन करके डीप, उसके बाद सिंध के अंदर छोड़ा जा रहा है। उसके बाद सेकंड हमने एहतियातन जो है ना सखर में भी चेक पॉइंट बना लिए ताकि अगर कोई स्किप हो जाए वहाँ से, क्योंकि 3 शिफ्टें हैं घोटकी के अंदर, सुबह को, शाम को, रात को, अगर कोई कहीं पे स्किप भी हो जाए तो फिर सखर के अंदर हम उसको कवर कर लेते हैं। दूसरी हमारी जो चेक पॉइंट है वो जिलाबाद और के साथ है। एक हमारी चेक पॉइंट है कश्मीर और राजनपुर के साथ जो पंजाब के साथ कनेक्शन है, और एक हमारी हब के ऊपर है। ये सारी चेक पॉइंट्स अल्टीमेटली कराची की तरफ आते हैं, कराची के थ्रू मुकाबले। और कराची के मुकाबले से पहले हमने यहाँ पे चेक पॉइंट रखी है। जितने भी जानवर हैं बारहा जो है वो उनको इंस्पेक्शन करके फिर
अलो किया जा रहा है, क्योंकि सिंध के अंदर तो ऑलमोस्ट ये खत्म हो चुका है, हम कंट्रोल कर चुके हैं सक्सेसफुली। और मैं आपको एक और खुशखबरी बताता चलूं, अभी मेरे FAO के कंसल्टेंट यहाँ पे आए हुए थे पाकिस्तान में, और 2-3 मतलब एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर से भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जितनी तेजी से सिंध ने इस बीमारी को कंट्रोल किया है, वही तकरीबन 2 महीने के अंदर ही हमने किया है, इतनी तेजी से ईस्ट यूरोप के जितने ममालिक थे कहीं पे भी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि 2 महीने में आप इतना इन्फेक्शन रेट डाउन कर लें। ये एक बहुत ही आप स्ट्रेटेजी थी सिंध गवर्नमेंट की, जबरदस्त सर, आपको अपनी जितना अप्रिशिएट करें कम है। मैं डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब से भी ये चीज़ पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी थी, बकरा ईद करीब है, सो इस हवाले से भी कुछ ना कुछ तो प्लानिंग की होगी। तो डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे बताएगा, डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब, क्या इस वक्त प्लानिंग चल रही है? क्योंकि बकरा ईद करीब है, पंजाब के जानवर सिंध भी आते हैं, दीगर सूबों में भी जाते हैं, माशाल्लाह खूबसूरत होते हैं, उनका एक उनकी ग्रूमिंग की हुई होती है। तो इन जानवरों के हवाले से क्या कुछ सोचा है, या लोगों के लिए सेफ है जानवर खरीदना, बड़ा जानवर स्पेशली? बिल्कुल जी, ईद कुर्बान के हवाले से हमें बड़े स्ट्रेटेजिक अंदाज में इसको लेकर, डिजीज़ को लेकर चल रहे हैं। नंबर 1, एक तो हमने 1 मिलियन डोजेज़ इस वैक्सीन की स्पेसिफ़िकली जो हमारे कुर्बानी के जानवर हैं उनके लिए मुख्तस कर दी हैं। नंबर 2, चूँकि इससे पहले बहुत सारे प्रोग्राम में ये डिस्कस हुआ कि ये बीमारी जो है ये वेक्टर यानी टिक्स जो चिचड़ियाँ होती हैं, मक्खियाँ होती हैं या मच्छरों से ये फैलती हैं एक जानवर से दूसरे जानवर तक। तो हमने इनको कंट्रोल करने के हवाले से ये जो स्प्रे हैं वो हम यूज़ करवा रहे हैं, और ख़ुसूसी तौर पे जो एनिमल की मूवमेंट है उसको चेक कर रहे हैं कि अगर किसी के पास कोई ऐसा जानवर जिसके ऊपर चिचड़ियाँ लगी हों या ना भी लगी हों तो हम उसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, तो इससे ये हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वी आर होपफुल कि ईद के दिनों में हम इस डिज़ीज़ को अंडर कंट्रोल रखेंगे और ये बीमारी नहीं फैलेगी। आल दो ख़दशा ज़रूर मौजूद है कि एनिमल के मूवमेंट की वजह से ये बीमारी जो है ये फैलने का अंदेशा है, लेकिन अगर स्ट्रेटेजिक अंदाज में चला जाए, एनिमल को वैक्सीनेट किया जाए प्रॉपर तरीके से, और एंटी टिक या जो मॉस्किटोज वगैरह के लिए जो स्प्रे हैं वो किए जाएँ, तो इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, और डॉक्टर साहब ये मैं आपसे ज़रूर एक सवाल ऐड करना चाह रहा हूँ, क्या ये टारगेटेड वैक्सीनेशन होनी चाहिए, जिसको हो उसी को वैक्सीन लगनी चाहिए, या फिर ये तमाम तर जानवरों को वैक्सीन लगनी चाहिए? नहीं जी, पहली तो बात यह है कि जिस एनिमल को डिजीज़ हो उसको वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए, उसको वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। 2 किस्म के वैक्सीन डिजीज़ कंट्रोल के प्रोसेस होते हैं जी। एक को हम कहते हैं रिंग वैक्सीनेशन, जहां हॉट स्पॉट एरिया है, जिस एरिया में आप बीमारी देख रहे हैं वहां 2 to 5 किलोमीटर रेडियस में हम वैक्सीन कर रहे हैं। चूँकि वैक्सीन हमारे पास उतनी क्वांटिटी में मौजूद नहीं है जितने एनिमल्स हैं, तो हम उस वायरस को वहीं पे उसी एरिया में ही कैप्चर करना चाह रहे हैं। हम अलबत्ता जिस तरह मोहतरम नज़ीर कलोड़ो साहब ने जिक्र फरमाया कि FAO की एक टीम आई थी और बाद में फॉलो अप के लिए वर्ल्ड बैंक का एक डेलीगेट आया था, तो हमने उनके सामने ये रखा है कि हमारी जो लोकल वैक्सीन प्रोडक्शन है इस वक्त जो हम तकरीबन 1 मिलियन डोजेज़ पर मंथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको हम बड़ी आसानी से विद इन आवर रिसोर्सेज, अगर हम कुछ 2-1 मशीनें हैं वो अगर हमें दे दी जाएं तो हम इसको डबल कर सकते हैं और हम 24 मिलियन डोजेज तक जो है एनुअली वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला फेडरल गवर्नमेंट जो है वो वेल अवेयर है और नेशनल लेवल पे इस प्रोग्राम ठीक है। अच्छा, मुझे सिर्फ आखिर में, क्योंकि लोग बहुत इस वक्त देख रहे हैं, हमारे साथ पाकिस्तान के तमाम तर डीजीज़ हैं, माशा बलूचिस्तान के, मैं एक आखिरी सवाल सबसे डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब आपसे पूछूंगा, येस और नो में जवाब देना है। अवाम मवेशी इस बार बकरीद के लिए सेफ होके ख़रीदें, येस और नो? बिल्कुल जी, इस वक्त सेफ है जी, कोई ऐसा ठीक है। नहीं है। अच्छा, यही नज़ीर साहब आप मुझे बताएं, अवाम सुकून से जानवर अपना खरीद सकते हैं बकरीद के लिए? जी, ना सिर्फ ये, मैं दोबारा आपको कहना चाहूँगा कि जो लंपी स्किन डिजीज है वो दुनिया में 100 साल से हुए हैं, कहीं पे भी एक दफ़ा भी ये इन्फेक्शन ह्यूमन में नहीं हुआ। ठीक है नज़ीर साहब, यानी कि अवाम खरीदे, येस और नो?
उतना ही सेहत अफजा है अभी जानवर जितना ठीक है। और आलमगीर साहब, आप खैबर पख्तूनख्वा में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वहां पे हमने कंट्रोल किया, अवाम बेफिक्र होकर कुर्बानी का मवेशी खरीद ले, यस और नो? बिल्कुल आवाम का आराम से अपने लिए जानवर खरीद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर अब्दुल रहमान। डॉक्टर आदिल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। लंपी स्पिन में हमने कोशिश की आज के जो बीमारी चल रही है जिसके हवाले से बहुत चमगोइयाँ हो रही हैं, लोग परेशान भी हैं, लेकिन आज जो है वो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको कहेंगे नया दिन में खुश आमदीद। तो पाकिस्तान में नौकरियां पहले ही जो है वो नहीं है, और जो कहीं काम कर रहे थे उन्हें भी निकाला जाने लगा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में पिछले कुछ बरसों में होने वाले स्टार्टअप्स कंपनीज जिन्होंने अच्छा मुकाम बनाया, भारी सरमायाकारी उन्होंने की, लोगों को अच्छा रोज़गार मुहैया किया, लेकिन कुछ महीनों से कहानी में एक नया मोड़ आया है। यही कंपनियां अब लोगों को नौकरियों से फारिग कर रही हैं। ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट और अशिया खुरनोश की डिलीवरीज का काम करने वाली कंपनियां अब बंद होने लगी हैं। स्टार्टअप्स कंपनियां क्यों बंद हो रही हैं, वजह क्या है? अच्छी खासी चलती हुई कंपनियां बंद होना बहुत से सवालों को जन्म दे रही हैं। इन्हीं सब पर बात करने के लिए हम इस्लामाबाद से ज्वाइन कर चुके हैं इमरान जटाला साहब, और इनसे जानेंगे कि स्टार्टअप एक्सपर्ट हैं ये, इस सिस्टम के जब एक्सपर्टीज रखते हैं तो इन्हें यकीनन मालूम होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इमरान साहब प्लीज़ बताएगा कि ये कंपनियां जो कि बहुत अच्छा खासा सरमाया करती हैं, फिर लोगों को जॉब्स के लिए बुलाती हैं, एडवर्टीजमेंट लगाती हैं, लेकिन उसके बाद जो कुछ हम महीनों में देख रहे हैं कि लोगों को निकाला जाने लगा है, ना सिर्फ एक दो बल्कि बहुत ज़्यादा तादाद में, 50+, 100+, क्या रीज़न है इसके पीछे? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। पाकिस्तानी स्टार्टअप इकोसिस्टम ने कोई $350 मिलियन की लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट रेज़ की, और ऑलमोस्ट इन हाफ अ ईयर $200 मिलियन हम फिर रेज़ कर चुके हैं। सो ये बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट है स्टार्टअप इकोसिस्टम में, तो बहुत ग्रोथ हुई, एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट हुई और जॉब्स क्रिएट हुई बहुत सारी। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है, और वो यूक्रेन वॉर की वजह से एक ग्लोबल रिसेशन है। सो जो दुनिया के बड़े वीसीज हैं लाइक स्क्वायर कैपिटल और वाई कॉम्बिनेटर, उनकी तरफ से स्टार्टअप्स को ये एडवाइस किया जा रहा है, चूँकि एक 2008 के लेवल का ग्लोबल रिसेशन इमिनेंट है जो इस साल के एंड तक या अगले साल हिट करेगा पूरी दुनिया को, उसकी वजह से स्टार्टअप्स के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इस फेज़ के थ्रू इस फेज़ के दौरान सर्वाइव कर सके। सो जो स्टार्टअप्स पाकिस्तान में लाइक एयरलिफ्ट हो गया, सिविल हो गया या करीम हो गया, वो स्केल डाउन कर रहे हैं उन यूनिट्स को, उन बिजनेस डिपार्टमेंट्स को जहाँ पे दे हैव टू स्पेंड मोर मनी टू एक्वायर कस्टमर्स, रादर वो सर्वाइव करना इस डिफ़िकल्ट फेज़ के दौरान। अगर वो इस डिफ़िकल्ट फेज़ के दौरान जो रिसेशन आने वाला है उसमें सर्वाइव कर जाते हैं तो दे विल बी एबल टू गेन मार्केट शेयर, क्योंकि बहुत सारा जो उनका कंपटीशन होगा वो प्रिपरेशन नहीं कर रहा इस ग्लोबल रिसेशन के लिए, सो दे विल बी स्ट्रगलिंग। सो ये उनकी तरफ से एक तैयारी है ताकि वो इस मुश्किल वक्त में सर्वाइव कर सकें, सो दैट कि जब ये रिसेशन ख़त्म हो तो वो मार्केट में दोबारा से अपनी ग्रोथ पे इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। राइट। अच्छा, इसी बीच हमें कराची स्टूडियोज़ में भी ज्वाइन किया सीनियर जर्नलिस्ट है, स्टार्टअप टेक एक्सपर्ट है अरीबा शाहिद, हम उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरीबा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं अरीबा? हम अभी यही गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्या मसला हो रहा है, ये स्टार्टअप्स आए, लोगों के पास रोज़गार के मौक़े आए, एवरीवन वाज हैप्पी, बट आन की आन में व्हाट हैपेंड? सो इंटरनेशनली we're heading towards a recession। अब अगर आप लोगों को 2008 याद हो, 2020 याद हो, तो 2020 में जब दुनिया लॉकडाउन की तरफ गई तो एक डिमांड सप्रेशन हुआ था जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, इंडस्ट्रीज़ वगैरह बंद हुई। अब नाउ दैट कोविड-19 का जो थ्रेट है वो थोड़ा सबसाइड हो गया है, वैक्सीनेशंस हो गई हैं, दुनिया खुलने लग गई है, तो ग्लोबली इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ने लग गई है। अब इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या हो रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट के पैसे पाकिस्तान में स्टार्टअप सीन में इन्वेस्ट हो रहे थे, इंजेक्ट हो रहे थे, वो वीसी मनी जो है वो अब स्कार्स हो रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है। और यूएस फेड ने येस्टरडे जैसे 75% बेसिस पॉइंट से अपना इंटरेस्ट रेट हाइक किया, विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड। तो उससे क्या हो रहा है, द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी हैज़ इंक्रीज, तो बिकॉज मनी इज़ नाउ मोर एक्सपेंसिव, तो ये हो रहा है कि स्टार्टअप सीन के अंदर पैसे
आ नहीं रहे। अब जब आ नहीं रहे तो ये जो स्टार्टअप्स होते हैं, दीज आर वेरी रिस्की बिजनेसेस। अब ये नॉर्मल बिजनेस की तरह नहीं होते, दे वेरी रिस्की। देयर इज़ अ चांस कि ये बहुत ज़बरदस्त नेक्स्ट गूगल एप्पल बन जाए, एंड देयर इज़ अ चांस कि ये कुछ ना बने। तो ये VCs जो हैं, ये रिस्की मनी जो जितने इंटरेस्ट के साथ, जितनी कीननेस के साथ पहले 2021 में इन्वेस्ट कर रहे थे पाकिस्तान में, वो थोड़ा सा सबसाइड हो गया क्योंकि ग्लोबली भी वो कॉशियस हो गए, और लोकली भी हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो भी कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं है। हमारी परचेजिंग पावर वाइप आउट हो रही है, पेट्रोल प्राइसेस जैसे कल इंक्रीज़ हुआ है। इस तरह से ये हो रहा है कि ये जो स्टार्टअप्स, दे डिपेंड ऑन कंज्यूमर परचेजिंग पावर। तो ये अब क्या कर रहे हैं, कुछ स्टार्टअप्स ले ऑफ्स कर रहे हैं बिकॉज वो जो डाउन साइजिंग की जो ज़रूरत पड़ी है वो इसलिए क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं है, और कुछ इसलिए कर रहे हैं कि इससे पहले कि हालत हमारी ख़राब हो जाए, हम अभी से लीन हो जाएं, लाइक लेट्स कट आउट वेस्टेज, लेट्स ट्राई टू बी जितना भी एफिशिएंट एज पॉसिबल। तो इस तरह से स्टार्टअप्स अपने स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, आप मुझे बताइएगा कि कुछ मैनेजमेंट की भी बात होती है कि जी आप अगर एक चीज़ लेकर आ रहे हैं, एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, उसके अंदर आपने अच्छी खासी सरमायाकारी किया, लेकिन आपने उसको मैनेज अच्छे तरीके से नहीं किया, एंड अगेन वही वाली बात अरीबा वाली कि या तो वो बहुत ज़्यादा हिट हो जाता है या फिर वो बहुत ज़्यादा फ्लॉप हो जाता है। तो ये मैनेजमेंट का भी इशू होता है, आपको लगता है? मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और उसमें ये जो स्टार्टअप्स हैं वो इसी जो क्या कहना चाहिए एंटिसिपेशन में अपने आप को लीन कर रहे हैं, जिस तरह रीबा ने भी कहा कि वो अपना फैट कट कर रहे हैं, ऐसी वो चीज़ें जो कि उनका ओवर बर्न है वो कम हो जाए, ताकि वो एक लीन बर्न रेट पे आ जाए, सो दैट वो सर्वाइव करे। इसी की मैं कहूँगा कि प्रोएक्टिव मैनेजमेंट है इन स्टार्टअप्स की तरफ से कि ये प्रेपरेशन कर रहे हैं ताकि ये सर्वाइव करें, और कल को जब ये सर्वाइव कर जाएंगे इस रिसेशन को, तो ये उसके बाद और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करेंगे इकोनॉमी के अंदर। और ये एक फेज़ है इस स्टार्टअप इकोसिस्टम का जिसमें से हम गुजर रहे हैं, एंड आई एम रियली ऑप्टिमिस्टिक कि आफ्टर रिसेशन यही बड़ी कंपनियां बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर रही होंगी। बट झटाला साहब, मैं आपसे भी ये पूछूंगा, रीबा मैं आपसे भी ये पूछूंगा कि आप कोई भी कारोबार शुरू करते हैं, आप बहुत सारी अनफॉर्सीन चीज़ों के लिए भी चीज़ें रखते हैं ना। जितनी भी बात हुई, जो लोग निकाले गए या जो लोग हायर इवन कर रहे थे, उन्होंने जो रीज़न इसका एक बताया विच इज़ प्रिंटेड इन द पेपर्स, वो ये कि बर्न आउट इतना ज़्यादा हो गया था, हमने एक्सपेंडिचर पे नज़र रखी ही नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया। नाउ स्टार्टअप्स आर गुड, बट डोंट यू थिंक कि ये इनएक्सपीरियंस आया है? सो द थिंग विद स्टार्टअप्स इज देयर इज मोर ग्लिट्स एंड ग्लैम। बहुत जैसे ऑफिसेज उनके फ्रॉम द गेट गो बहुत फैंसी ऑफिसेज, बहुत एक्सॉर्बेंट खर्चे उनके होते हैं। हायरिंग भी जो की है उन्होंने, वो नॉर्मल वेज रेट से ज़्यादा पे हायरिंग की है, पर्क्स भी ज़्यादा दी, क्योंकि आप इतनी रिस्की बिजनेस हो तो अट्रैक्ट करने के लिए आपको ये सब चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि कंज्यूमर एक्विजिशन कॉस्ट होती है। मुझे अगर आपको कंज्यूमर बनाना है तो आई विल स्पेंड ऑन यू, तो वाउचर्स, गिफ्ट कोड्स और ये सारी चीज़ें, फ्रीबीज, प्रोमो पैक्स, ये सारी इतनी दी गई हैं जिससे कॉस्ट तो बढ़ी आपकी, लेकिन वो क्या होता है कि वो ये सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म में यू बिकम आवर कस्टमर। अब इससे ये नुकसान हो जाता है, मतलब बिकॉज VC मनी, इट्स नॉट देयर मनी, इट्स VC मनी, और VC मनी उनको, VCs को भी पता है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं उनको भी पता है कि ये रिस्क हम ले रहे हैं, तो ये कंज्यूमर एक्विजिशन कॉस्ट के ऊपर बहुत स्पेंड करते हैं। दीज स्टार्टअप्स आर नॉट एज लीन, तो इन्होंने जब थिंग्स वर गुड दे स्पेंट अ लॉट, अब थिंग्स आर गेटिंग बैड, तो अब वो ऑस्टेरिटी की तरफ जा रहे हैं। सही, ठीक। इमरान साहब, फैसल ने यही चीज़ आपसे भी पूछनी थी, मैं चाहूँगी आप भी प्लीज़ इस पर कमेंट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस पे सेकंड करूँगा जो अरीबा कह रही हैं कि जो VC मनी है प्राइमरीली वो आपको बहुत एग्रेसिव कस्टमर एक्विजिशन के लिए दिया जाता है। दीज वर गुड टाइम्स। चूँकि कोविड की वजह से पाकिस्तान में भी इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन बढ़ी। हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स क्यों पॉज होते जा रहे हैं, इस पे हम इमरान साहब से भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद इस पर कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। स्टार्टअप्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं और इससे यकीनन बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि ये जो स्टार्टअप्स होते हैं जब ये बंद हो जाते हैं तो ये ज़्यादा नुकसान होते हैं। इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अरीबा मौजूद है। इमरान साहब प्लीज़ आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। थैंक यू महक।
और जिस तरह हम बात कर रहे थे मैनेजमेंट की, अगर आप ग्लोबल इकोनॉमीज़ को भी देखें तो वो उस तरह से एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि यूक्रेन वॉर का कितना नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है और उसमें एक पूरा ग्लोबल रिसेशन ट्रिगर हो सकता है उसके साथ। सो सिमिलर सेम गोज़ फॉर द स्टार्टअप्स एज वेल। वो गुड टाइम्स थे जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा हैवीली दे वर फंडेड कि वो मार्केट्स एक्वायर करें, कस्टमर्स एक्वायर करें, दे वर स्पेंडिंग वेरी लेविश, जिस तरह रिबा ने भी कहा, ऑफिसेज और हायरिंग हर चीज़ पे दे वर ओवर स्पेंडिंग। लेकिन ये शायद इस ग्लोबल रिसेशन को कोई एंटिसिपेट नहीं कर रहा था, बट नाउ इट्स इमिनेंट। अब नज़र आ रहा है कि दुनिया जो है ग्लोबल रिसेशन हिट करने जा रही है और उसके लिए प्रिपरेशन में अब सबको वो गुड पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी है कि दे हैव टू बी लीन नाउ, गुड टाइम्स आर ओवर। जो सिक्योर कैपिटल भी कह रहा है कि अब जो है वो क्रिटिकल टाइम है, वी नीड टू सर्वाइव थ्रू दिस टाइम। अच्छा अरीबा, ग्लोबल फिनोमिनन की तो हमने बात की, क्या सिर्फ ग्लोबल फिनोमिनन है? नहीं, इमरान साहब रियली राइट कि गुड टाइम्स आर ओवर, अब लीन होना है। लेकिन इस पे ग्लोबल फिनोमिनन है ऑब्वियसली, बट ऑब्वियसली लोकल फैक्टर आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब 2 हफ्ते के अंदर आपने देखा कि पेट्रोल प्राइसेस पहले 30 रुपीज़ और नाउ 23 रुपीज़ से इंक्रीज़ हुई हैं। इससे क्या होता है, आपका परचेजिंग पावर वाइप आउट हुआ। अब जो कंज्यूमर्स को आप एक्वायर करना चाह रहे थे, दे लॉस्ट देयर परचेजिंग पावर। वो आपके कंज्यूमर्स कैसे रहेंगे अगर उनके पास पैसे ही नहीं है? एंड द अदर थिंग इज दैट टैलेंट की जो क्रंच है पाकिस्तान में, आई मीन वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन, बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट करते हैं यूनिवर्सिटी से, बट एक स्पेसिफिक टैलेंट पूल होता है फिर स्टार्टअप्स जैसे डेवलपर्स, इन सारी चीज़ों की बहुत एक क्रंच है। तो व्हाट स्टार्टअप्स डिड, जब उनके पास इन्वेस्टमेंट आए और अच्छी खासी जब आई, तो उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने जो है मैसिव हायरिंग्स की। अब मैसिव हायरिंग्स ये की कि चलो आई विल ट्रेन दिस टैलेंट, आई विल मेक दिस बिग, आई विल कीप दिस टैलेंट, ताकि ये मेरे पास रहे, क्योंकि मुझे पता है आगे जाके टैलेंट की कमी होगी। तो एक ये फैक्टर है, तो विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। लेकिन अब क्योंकि दे रियलाइज़ कि हम ही एक्स्ट्रा वेट कैरी कर सकते हैं, एट दिस पॉइंट वी हैव टू लेट गो ऑफ आवर एक्स्ट्रा बैगेज। तो एक ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा अरीबा, इसमें आपने ये बात बड़ी अहम की कि जो हायर करने वाले थे उन्होंने पहले से हायर कर लिया ताकि कहीं और ना चले जाएं। जब वक्त बुरा है तो अब वो ले ऑफ कर रहे हैं। एक तो चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये भी कि जो स्टार्टअप्स कर रहे थे ये उनके पास प्रायर एक्सपीरियंस था इस चीज़ का। सो स्टार्टअप फाउंडर्स जैसे होते हैं वो एक रिस्क होता है उनके साथ एसोसिएटेड, बिकॉज कुछ स्टार्टअप फाउंडर्स ने पहले भी कुछ वेंचर्स किए हुए होते हैं, कुछ बिल्कुल फ्रेश आए हुए होते हैं। दे वर्कड एट अ फ्यू स्टार्टअप्स, कुछ टेक कंपनीज़ में काम करके आते हैं, कुछ बाहर से आते हैं, उन्हें अपने आप को वापस्तानीज़ कहते हैं। तो उनके पास एक्सपोजर होता है बट नॉट नेसेसरली दी एक्सपीरियंस। अच्छा, एक और फैक्टर ये भी है कि कुछ स्टार्टअप फाउंडर्स पाकिस्तान में वो ये हैं कि दे कम फ्रॉम, सम देम कम फ्रॉम प्रिविलेज बैकग्राउंड्स, तो उनकी फैमिली में बिजनेस देखा हुआ है उन्होंने, बट अपना खुद चलाया हुआ नहीं है। तो एक ये भी एक फैक्टर है कि एक्सपीरियंस की कमी, लेकिन उनकी एक्सपीरियंस की कमी गेट्स कवर्ड अप कि इन्वेस्टर्स जो उनके होते हैं, वो उनके बोर्ड पे होते हैं, वो एक्सपीरियंस लाते हैं। यही चीज़ मैं इमरान साहब से पूछना चाह रही हूँ। इमरान साहब प्लीज़ जल्दी से बताइएगा कि कितना आसान, कितना मुश्किल होता है इन्वेस्टर को लेकर आना और फिर उसको राज़ी करना कि जी इन्वेस्ट कर लें। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। प्रॉब्ली एक बिज़नेस से ज़्यादा मुश्किल काम है एक स्टार्टअप बनाना, इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना। फिर वो इन्वेस्टर्स, अगर आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस कम है या नहीं है, तो वो इन्वेस्टर्स ही आपको हेल्प करते हैं उस बिज़नेस को ग्रो करने में। और उन्हीं इन्वेस्टर्स की ये खुद एडवाइस है कि ये आज जो स्टार्टअप्स में ले ऑफ हो रहे हैं। सो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट, और उसका अपसाइड रिवॉर्ड ये है कि इकोनॉमीज़ ग्रो इन्हीं स्टार्टअप्स के ज़रिए, छोटे बिजनेसेस के ज़रिए से करती हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी भी है स्टार्टअप्स का एग्जिस्ट करना, क्योंकि इकोनॉमीज़ इनके थ्रू ही ग्रो कर सकती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच इमरान जटाला और अरीबा, थैंक यू सो मच आपका भी। तब जो है जो सुहाना ख्वाब दिखा के, इट वाज गुड थिंग। लेकिन हुआ ये कि जो आज हमने बात की कि ये बंद क्यों होते जा रहे हैं, उस पर हमने बात की। मुश्किल वक्त जो है वो भी आता जा रहा है, तो जी इस मुश्किल वक्त को भी मद्देनज़र रखें और सेविंग्स करें। ठीक है जी।